हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 133 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 71 नंबर से शुरू होकर 90 नंबर पर ख़त्म होगा। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वह 20 है। तो आप 71 से लेकर 90 तक नंबरिंग कर लीजिए और आप अपने आप को परख लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इस समय हम बस क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आप कुछ 100 से पहले वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको आप देखेंगे तो अधिकांश उसमें क्वेश्चन भी है और उनका जो व्याख्या है वह भी है। तो आप पूरा वीडियो अगर इसको देखना चाह रहे हैं व्याख्या सहित, तो आप उस पुराने वाले वीडियो में जो है वो 100 से पहले वाले जो है 98, 99 ये सब 1 से लेकर वो सब आप वहाँ पे जाकर विजिट करिए, वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जो यूट्यूब का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइए। उस पर जो नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आती है तो उस पर दिया जाता है। आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 71 नंबर। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 58 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 1 हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 71 का। आगे चलते हैं, 72 नंबर देखते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं, सही उत्तर चुनिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं उनको आपको चुनना है। इधर दिया है लोकसभा, राज्यसभा और कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये दिया है कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अगर आप यही जानते होंगे तो आप आंसर यहाँ से कर लेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें जो है 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, और आपके जो है टोटल सदस्यों की संख्या जो है 22 होती है। तो आंसर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल जो सदस्य होंगे वह क्या होते हैं? 22 होते हैं लोक लेखा समिति में। इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य, जो कल्याणकारी सिद्धांत है वो किसमें विश्वास करता है कि राज्य क्या करता है या राज्य का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है न माध्य है न उद्देश्य है। एक उद्देश्य है, एक माध्य है, एक अवयव है। तो कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक क्या है? माध्य है। राज्य एक क्या है? माध्य है या माध्यम है। यह आपका कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है? माध्यम है। लोगों को क्या है? कल्याण करना, लोगों को कल्याण करने का एक माध्यम है राज्य। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा 73 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का है, क्या है? मुख्य तत्व है। ऑप्शन 1 कह रहा है मुख्य तत्व है, निर्धारित तत्व है, सारभूत तत्व है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 का 2 सही हो जाएगा। निर्धारित तत्व है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारित तत्व है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा प्रतिपादित की गई। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा प्रतिपादित की गई, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन 1 है हर्बर्ट साइमर द्वारा, 2 है F.W. टेलर द्वारा, 3 है F.M. मार्क्स द्वारा, 4 है एल्टन मेयो द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा 75 का दोस्तों? 75 का 4 आंसर सही हो जाएगा। एल्टन मेयो द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी अनौपचारिक संगठन की अवधारणा? तो आंसर हो जाएगा एल्टन मेयो द्वारा। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सुरक्षा परिषद में रूस को जो है अस्थायी सदस्यता दी गई है।
तो वो किस आधार पर दी गई है ये आपको बताना है। वैसे जो सदस्यों की संख्या है टोटल क्या है, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। तो एक तो रूस ही हो गया, ठीक है। बाकी के 4 और कौन सदस्य हैं वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अगर सीरियस हैं तो जो अस्थाई सदस्य हैं वो बताइए कि वह कौन है। अस्थाई सदस्य हमेशा अस्थाई रहते हैं और जो अस्थाई सदस्य होते हैं वो 2-2 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, 2 वर्ष के बाद उनको चुना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, विश्व के द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में, क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता। तो किस योग्यता के आधार पर रूस को अस्थायी सदस्यता दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में? तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य था, इसलिए उसको इस आधार पर अस्थायी वो जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। आगे देखते हैं 77 नंबर। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन 1 कह रहा है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का स्वेच्छानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। ये तो सही ऑप्शन है, कथन सही है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग नाम से शाखा है, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमको गलत दिख रहा है। तीसरा है, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिश प्रगति की होती है। हाँ, ये सिफारिश कर सकते हैं, ये भी सही है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है, ऐसा कहीं कहा गया नहीं है। दोस्तों हमारा जो कथन 1 सही लग रहा है और 3 सही है, तो इन 1 और 3 में जो सही होंगे वो ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या है, सही है कि इसका अध्यक्ष जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए और इनकी शक्तियाँ केवल सिफारिश प्रकृति की है, ऐसा है राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय में जानकारी। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना की। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर पोप ने, ऑप्शन 3 है एम क्रोजियर ने, ऑप्शन 4 है विस्टेन डी गुर्ने ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 78 का 4 आंसर सही हो जाएगा। विसेंट डी गुर्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम रचना की थी। आप इस नाम को याद रखिएगा। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के बारे में 4 मुख्य उद्देश्य बहस की गई थी। लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी ये बताना है 1968 के मिन्नो बुक सम्मेलन में। ऑप्शन 1 है इतिहास, गुण, मूल्य और विकास के बारे में, ऑप्शन 2 है मूल्य, ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा के बारे में, ऑप्शन 3 है मानव मूल्य संदर्भित और प्रगति के बारे में, ऑप्शन 4 है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। तो आंसर आपका 4 के साथ जाएगा दोस्तों कि जो मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य बिंदुओं पे बहस की गई थी? तो वो 4 मुख्य बिंदु थे प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर बहस की गई थी। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। यह किसने लिखा नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? यह किसने लिखा कि नौकरशाही मंत्रिमंडली उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? ये किसने कहा है या लिखा है? ऑप्शन 1 है लास्की ने, ऑप्शन 2 है WM निस्कानेन ने, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन 4 है रेमजे मेयोर ने। तो 80 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, WA निस्कानेन ने। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। पोस्ट कार्ब शब्द लोक प्रशासन
डॉट डॉट शब्द से जुड़ा है। किस शब्द से जुड़ा है ये बताना है। क्षेत्र के, अर्थ के, उद्देश्य के, दर्शन के। तो पोस्ट कार्ब शब्द लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से जुड़ा है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्र भर देंगे, क्षेत्र आपका आंसर हो जाएगा। तो पोस्ट कार्ब शब्द लोक प्रशासन क्षेत्र शब्द से जुड़ा है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकता है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? क्वेश्चन क्या है कि यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, बीपी सिंह ने, चंद्रशेखर राव ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है बेंथम के सुखवाद से, जेएस मिल के व्यक्तिवाद से, 3 है अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, अधिकतम लोगों की गणतंत्रात्मक संख्या से, गणतंत्रवादी संख्या से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 83 का 2 सही हो जाएगा, जेएस मिल के व्यक्तिवाद से है। इसका जो संबंध है, कथन है, किससे है? तो जेएस मिल के व्यक्तिवाद से है कि एक असंतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है, यह कथन जेएस मिल के व्यक्तिवाद से है। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीतिक एक मृत्युजाल है? धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ये किसने वाक्य कहा था? एम के गांधी, महात्मा गांधी, तिलक, कौटिल्य, मनु। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महात्मा गांधी जी ने इस वाक्य को कहा था कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक है? तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 का 2 सही हो जाएगा, अरस्तु। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक है अरस्तु, आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन आर कहा गया है तो दूसरे को कारण कहा गया है। अब इन्हीं की सहायता से आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है ये बताना है। ऑप्शन 1 का राय ए उदारवाद राज्य के क्षेत्र कार्य को सीमित करना चाहता है। क्वेश्चन कथन क्या है कि उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण कह रहा है कि उदारवाद व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। उदारवाद व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। तो आंसर आपका इसमें से कौन हो जाएगा ये बताना है। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 86 का पहला नंबर आंसर सही होता है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर करता है। इस बात को आप मान लीजिए। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। यूनानी न्याय की अवधारणा है। यूनानी न्याय की क्या अवधारणा है ये बताना है। कानूनी, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 87 का आपका आंसर 2 सही हो जाएगा, नैतिक है। तो यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है, ये आंसर कर लीजिएगा 87 का 2। अगला क्वेश्चन 88 नंबर।
ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है जेफरसन, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जेफरसन। क्या हो जाएगा? जेफरसन। आंसर क्या हो जाएगा? जेफरसन हो जाएगा। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह कथन जेफरसन का है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है। हीगल और ग्रीन किस पे सहमत नहीं है ये बताना है। राज्य की नैतिक प्राप्ति के विषय में, राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में, व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में, इच्छा को राज्य का आधार बनाने के विषय में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर 89 का जो आंसर होगा वो 3 सही हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध में, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन और शायद आखिरी क्वेश्चन। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरना सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है मैकियावेली, ऑप्शन 2 है फास्टर, ऑप्शन 1 है मैक्सी, ऑप्शन 2 है फास्टर, ऑप्शन 3 है डनिंग, ऑप्शन 4 है अरस्तु। तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु सही हो जाएगा कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरना यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन अरस्तु का है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया है और आपको वीडियो के अंत तक आप चले आए हैं तो दोस्त आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।